वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पॉलिटी को लेकर चल रहे थे, यानी भारत की राज्य व्यवस्था और राजकाज कैसे चलता है ये हर नागरिक को जानना आवश्यक है। संवैधानिक अधिकार आपके क्या हैं, संविधान कैसे काम करता है, क्या प्रावधान करता है, वो सारी सूचनाएं। तो हमने इस श्रृंखला को आरंभ कर दिया था, 2 लेक्चर इसके आ भी चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जो शुरुआती 2 लेक्चर हैं, मतलब पहला और दूसरा, उसको देख लीजिएगा। जैसे किसी सीरियल में एपिसोड होते हैं, पहला एपिसोड दूसरा, तो वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उसमें आप एक क्रम से देखते हैं तो आपको आनंद आता है और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक वही हाल यहाँ पे जो एजुकेशनल लेक्चर हैं उनके साथ भी होता है। एक क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़िए। तो यहाँ हम देख रहे थे और इसमें हमने भारत के महान्यायवादी तक जानकारियों को इकट्ठा किया था। वहाँ तक नहीं किया था, बल्कि हमने असल में 75वें तक देखा था। और हमने ये भी जाना कि प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 74, 75, 77, 78 और 88। ये जो आर्टिकल हैं, ये जो अनुच्छेद हैं, इनका संबंध भारत के प्रधानमंत्री से है। अब अगर आप अलग अलग आर्टिकल नहीं भी याद कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि सब अलग अलग बिखरा हुआ है, किसी में प्रधानमंत्री का कार्य है, किसी में निर्वाचन है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप सबको अगर दिमाग में एक साथ नहीं रख पा रहे हैं तो ये नंबर याद रखिए कि इन नंबरों का संबंध जो है वो हमारे प्रधानमंत्री से। तो इससे आप एलिमिनेट आराम से कर लेंगे। 4 विकल्पों वाले प्रश्नों में यही सुविधा होती है कि अगर आपको हल्की सी जानकारी है तो आप थोड़ा सा उसमें अपना प्रयास करके प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब देखें 76 को। तो भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी का अगर ब्यौरा आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका प्रावधान संविधान में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में किया गया है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद है 77, भारत सरकार कैसे काम करती है, उसका संचालन कैसे होता है, वो सब जानकारी है। इसके बाद आपका 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था ना, पिछले एपिसोड में, जिसमें ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट होती है, उसकी जो मंत्री परिषद होती है, उन्हीं की सलाह मशवरे पे राष्ट्रपति ज़्यादातर काम करता है। उसके हाथ में, भारत के राष्ट्रपति के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी कामकाज हैं, जितने भी बड़े फैसले हैं, उनकी सूचना राष्ट्रपति तक पहुँचाए। अब यहाँ से जो आर्टिकल हम देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे, वो संसद से संबंधित है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखें, अनुच्छेद 79 यानी 79, संसद का गठन होगा। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी। इसके बाद 80वां अनुच्छेद आपको बताता है कि राज्यसभा होगी, जिसे कि आप उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन की भी संरचना यहाँ दी हुई है और लोकसभा की संरचना का वर्णन हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद एक बार फिर से समायोजन होगा। जनगणना आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होती है, तो ये तो नागरिक गणना की बात हो गई और अभी तक हुई नहीं है, हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद फिर से समायोजन की स्थितियाँ बनेगी। इसके बाद देखें कि अनुच्छेद 83 यहाँ पर है, संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, इनका जो पूरा एक टाइम रेंज है वो कितना होगा, ये इसमें दिखाया गया। इसके बाद 84 है, मतलब 84, संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आप सांसद बन जाएंगे तो कैसे बनेंगे, मतलब उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, ये इसमें जानकारी दी हुई है। इसके बाद संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, सत्र अवसान कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये आपको 85 यानी 85वें अनुच्छेद में दिखाई देंगे। इसके बाद 86वां है और इसमें सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, आपने पढ़ा होगा, और उसका जो जिक्र है वो 87 यानी 87वें में है। 88वां अनुच्छेद आपको बताता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के क्या अधिकार हैं, उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकार नहीं हैं, ये दोनों जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अब 89वें अनुच्छेद को देखिएगा, 89, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसका मतलब उसके विषय में जितनी भी सूचनाएं हैं वो इकट्ठी दी हुई हैं। और साथ में जो 90 नंबर का अनुच्छेद है, इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं, इसे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 90 नंबर का जो अनुच्छेद है वो आपको बताता है कि अगर उपसभापति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, मतलब वहाँ किसको बैठाकर काम किया जाएगा। और साथ में अगर वो पद को त्याग देता है या पद से किसी वजह से हटा दिया जाता है, मतलब कोई संविधान की अवमानना का आरोप उसके ऊपर लगता है जो सिद्ध हो गया तो उसे हटा दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, वो परिस्थितियों का ब्यौरा इसमें दिया हुआ है।
इसके बाद 91वें नंबर का जो आर्टिकल है उसे आप देख रहे हैं, और सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, ध्यान से देखें, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में काम करने की जो उपसभापति और अन्य व्यक्तियों, अब यहाँ पर देखिए सभापति का जो पद है यदि रिक्त हो जाता है तो उसके लिए उपसभापति है, कार्यवाहक के तौर पे काम करेगा, वहाँ काम चलाएगा। और अगर वो भी नहीं है बाई चांस, तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ये शक्ति है कि वो उस पद को संभाल सकते हैं। इसके बाद 92 यानी 92वां, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विचार या कोई संकल्प विचाराधीन है, ठीक है, मतलब संकल्प इनके लिए आ गया है कि इन्हें पद से हटाना चाहिए और वो अभी विचार में चल रहा है, मतलब अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, तो उस स्थिति में वो पीठासीन नहीं हो सकते हैं, मतलब वो अपनी गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, वो उसके पात्र नहीं है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, भले ही आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों का जो ब्यौरा हमें दिखाई देता है वो 92वें अनुच्छेद में दिखता है। इसके बाद आता है 93 यानी 93, और इसमें आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा प्राप्त होती है। पहले हमने राज्यसभा का देखा शुरुआती, उसके बाद अब यहाँ से लोकसभा का काम शुरू होता है जिसमें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जैसे यहाँ आपने देखा था ना सभापति के संदर्भ में, वैसे ही यहाँ भी चलेगा। तो 94 में जो वर्णन हमें प्राप्त होता है उसमें बताया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाता है या फिर उनका पद त्याग हो जाता है, वो पद से अपने त्यागपत्र दे देते हैं या पद से हटा दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो वो 94 नंबर के आर्टिकल में दिया हुआ है। 95 में क्या है, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में काम करने की, मतलब काम चलाने की, असल में जो उपाध्यक्ष की शक्तियां हैं या अन्य व्यक्ति अगर उसके स्थान पर आकर यही काम करते हैं तो उनके पास कौन सी पावर होती है, ये सब चीज़ों का वर्णन हमें प्राप्त होता है 95वें नंबर के आर्टिकल में। और ये सारी जानकारी जो हम देख रहे हैं ये संसद के पदाधिकारियों से संबंधित है, ठीक है। गण का मतलब होता है लोग, जनता, तो पदाधिकारी लोग जो हैं उनके विषय में ये जानकारी है। इसमें हमने सभापति उपसभापति को देखा, उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देखा। सभापति उपसभापति जो है ये राज्यसभा में है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है ये आपके लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 97 सभापति और उपसभापति तथा साथ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी ये लोकसभा राज्यसभा दोनों, यहाँ पर इनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं, इन्हें कितना वेतन मिलता है, कौन कौन से इन्हें भत्ते मिलते हैं, कहाँ से ये लाभान्वित होते हैं, वो सब जानकारी। फिर संसद का जो सचिवालय है उसकी प्रणाली का वर्णन है 98 में। 99 जो है इसमें सदस्यों के द्वारा जो शपथ ली जाती है, हर व्यक्ति जो वहाँ पर आसीन होता है चाहे जिस पद पे हो, वो एक शपथ ग्रहण करता है, तो वो शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो सब जो सूचनाएँ हैं वो आपको मिल जाएंगी 99। इसके बाद आर्टिकल नंबर 100 है, और 100 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें सदनों में मतदान कैसे होता है, रिक्तियाँ अगर सदन में हैं तो उसके बावजूद सदन कैसे काम कर सकता है, उसके पास क्या क्या पावर होती हैं, कहाँ पर उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशन वगैरह का भी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ में गणपूर्ति कोरम की जो स्थिति होती है वो सब जानकारी भी यहाँ से मिलती है। तो ये कार्यवाही के संचालन से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ अलग अलग इसे वर्गीकृत इसलिए किया गया है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। इसके बाद है 101 स्थानों के रिक्त होने से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, क्या होगा उस स्थिति में, उसका वर्णन किया गया है 101वें नंबर के अनुच्छेद में। 102 सदस्यों के लिए निरअर्हताएं। अर्हता को तो हमने देख लिया कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन अयोग्य सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीज़ें कॉमन होनी चाहिए वो इसमें वर्णित है। और देख लें आप कि सदस्यों की निरअर्हता से संबंधित जो प्रश्न है उनका विनिश्चय किया गया है, ये 103 है, एक क्रम से हम देख रहे हैं। 104 जो है इसमें आर्टिकल नंबर 99 यानी अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ और प्रतिज्ञान हमने देखा था ना, तो उसके करने से पहले अगर अर्हता को रद्द कर दिया जाता है या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उससे संबंधित मतलब वहाँ पे मत की जो शक्ति होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। मतलब अगर उसे निरअर्ह घोषित कर दिया जाता है असल में यानी अयोग्य, तो उस स्थिति में बैठने और मत देने की जो शक्ति का वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है 104 में। अब यहाँ तक तो हमने जो योग्यता से संबंधित प्रावधान थे और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान थे उनको देखा। अब यहाँ से हम देखेंगे उन अनुच्छेदों को जिसमें कि संसद के बारे में आगे की जानकारियाँ दी हुई हैं, जिसमें कि उसके सदस्यों की शक्तियों का वर्णन है, उनके विशेषाधिकार कौन कौन से होते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो 105 को देखिएगा, संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकार इत्यादि के बारे में जो सूचनाएं हैं वो 105 से प्राप्त होती हैं। और 106 जो है ये सदस्यों के वेतन और भत्ते से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है 107 जो कि यहाँ पे है, विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में यहाँ पर उपबंध दिखाई देते हैं। और 108 जो है ये कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो
संयुक्त बैठक होती है, विशेष परिस्थितियों में होती है, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करता है। ये सब विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं। मतलब इनकी जो संख्या है वो 107 से शुरू होती है और 111 तक चली जाती है। 107वें अनुच्छेद से लेकर 111वें तक हम विधायी प्रक्रियाओं को देखेंगे संसद से संबंधित। तो हमने 107 को देख लिया, 108 को देख लिया। अब इसके बाद है 109 धन विधेयक। धन विधेयकों से संबंधित जो विशेष प्रक्रियाएं हैं उसका ब्यौरा। और आप तो जानते ही हैं कि धन विधेयक कैसा होता है। इसमें जो एकाधिकार है वो लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास सिर्फ कहने भर के लिए शक्तियां होती हैं, ये इसे रोक भी नहीं सकती। तो कुल मिलाकर ये 109 जो है ये विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। और धन विधेयक की जो असल में परिभाषा है ना वो 110वें में दी है। तो इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है कि 109वें में भी धन विधेयक। यहाँ जो 109वां आर्टिकल आपका है वहाँ धन विधेयक के संबंध में सिर्फ स्पेशल प्रोसेस जो है उसका वर्णन किया गया है। बाकी 110 में इसकी बाकायदा परिभाषा दी गई कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहे जाने के योग्य है। इसके बाद है 111वां विधेयक पर अनुमति कैसे मिलती है उसका जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर 112 आर्टिकल नंबर 112 और ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित अनुच्छेद यहाँ से शुरू हो चुके हैं और ये 112 से लेकर चलेंगे आपके 117वें तक। ठीक है, तो 112वां अनुच्छेद जो है ये असल में हमारे बजट का है। हर साल बजट आप देखते हैं ना, यूनियन बजट और स्टेट बजट पास होते हैं, तो बजट का प्रावधान यहाँ पे है। लेकिन मजे की बात यह है कि बजट जैसा जो शब्द है वो संविधान में कहीं दिया नहीं है। संविधान में इस चीज़ का वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। हम पूरे साल भर का एक जो आर्थिक ढांचा है उसको तैयार करते हैं। ये उसमें तय किया जाता है कि किस योजना पे या किस चीज़ पर कितनी धनराशि का आवंटन होगा, मतलब हम उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, और उसी के आधार पर पूरा देश जो है उसको चलाया जाता है। तो ये सब चीज़ है वार्षिक वित्तीय विवरण 112वां। और संसद में प्राक्कलनों के संबंध में जो प्रक्रिया है वो 113वें में है। विनियोग विधेयक का जो प्रावधान है ना वो 114वें में है। और अनुपूरक अतिरिक्त और अतिरिक्त माफ कीजिएगा अधिक अनुदान की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हमें दिखाई देती हैं 115। ये सब वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़ा है, आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। इसके बाद है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। ये सब जो अनुदान है ये सारे अनुदानों का वर्णन है 116वें में। वित्त विधेयकों के बारे में जो स्पेशल प्रोविज़न यानी विशेष उपबंध है, यहाँ आप वित्त विधेयक को देख रहे हैं ना, तो उसके विषय में जो विशेष उपबंध है आपको दिखेगा वो 117वें में। प्रक्रिया के नियम जो है उनका वर्णन आपको 118वें में दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा ये कचरा मच गया। अब देखिए, तो प्रक्रिया के नियम तक हमने देखा था। अब यहाँ से मामला जो है बदल जाता है। अब हम सामान्य प्रक्रिया जो संसद की होती है, संसद की कार्यप्रणाली में सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अंतर्गत आर्टिकल्स को देखेंगे। तो ये आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 118वें से और प्रक्रिया के नियम से ही असल में इनकी शुरुआत हो गई थी। प्रक्रिया का नियम जो है ये वित्त प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया में आता है। और उसके बाद 119 इसमें क्या है, संसद के वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया की विधि है, उस प्रक्रिया है उसका विधि द्वारा विनियमन। समझे, संसद में जो वित्तीय कार्य प्रणाली है उससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसका विधि द्वारा विनियमन, ये वर्णित है हमारे अनुच्छेद 119 में। 120वां जो है इसमें संसद कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल करेगी उसका वर्णन है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन जो है उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है 121वें में। और न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे न्यायालय को खुली छूट नहीं है, वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते हैं और यही वजह होती है कि आए दिन अराजकता फैली रहती है। फिलहाल 122वां अनुच्छेद इससे संबंधित है। अब यहाँ से मामला फिर बदलता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखना आवश्यक हो गया है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है आपका 1, 2, 3, ठीक। और इसमें जो संसद है उसके विश्रांति काल में अगर अध्यादेश प्रख्यापित करना है तो उसकी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। उसके लिए क्या लिमिटेशन होती है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या शक्तियां हैं, वो सब इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी संसद को देखा। अभी जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसको देखने का समय आ गया है। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित अनुच्छेदों को देखते चलते हैं। देखिए 1 to 4 यानी 124वें नंबर का अनुच्छेद ये बताता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कैसे होगी, गठन कैसे हुआ, वो सब प्रक्रियाएं इसमें दी हुई हैं। इसके बाद 124 नंबर का जो आर्टिकल है उसके कुछ पार्ट भी हैं। ये तो हमने पूरा सॉलिड देखा 124। उसके बाद 124A है, B है, C है, चाहे आप उसे क, ख, ग कह सकते हैं। तो 124A जो है इसमें यहाँ देखिएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का वर्णन है, ठीक है। 124A या 124 क जो है उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का वर्णन है और 124 ख जो है इसमें आयोग के कार्यों का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद 124 ग है, इसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति का ब्यौरा है। अब यहाँ देखिए संसद भी इसी में घुस गई है, चूंकि बात कानून की हो रही है।
अब इसके बाद देखें 125 को, यानी 125। तो 125 या 125वां अनुच्छेद आपको बताता है कि न्यायाधीशों को कैसे वेतन मिलता है, कितना मिलता है, वो सब चीज़ें। 126वां ये बताता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे होगी। 127वां अनुच्छेद आपको बताएगा, यहाँ देखिएगा, 127वां अनुच्छेद आपको बताएगा कि तदर्थ न्यायाधीश जो हैं वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 128वां उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति कैसे हो सकती है, मतलब क्या किस आधार पे हो सकती है, तो वो संवैधानिक आधार है और उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है 128 यानी 128वें अनुच्छेद में। इसके बाद 129 यानी आपका 129वें अनुच्छेद में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अभिलेखीय न्यायालय है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। और 130वें में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा। आरंभिक अधिकारिता का जो वर्णन है ये सुप्रीम कोर्ट के ही विषय में है, वो 131वें नंबर के आर्टिकल में हमें दिखता है। अब इसमें से 131 क भी निकल के आता है, ठीक है। 131वां जो अनुच्छेद है वो तो है ही है, उसके अलावा 131 क था, अभी इसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ये है क्या जानना आवश्यक है। तो केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, ठीक है, उसके पास कुछ स्पेशल क्षेत्र होता है, अधिकार होता है, तो वो सारी चीज़ों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये निरस्त हो चुका है। इसके बाद 132वें को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 132वां जो है, इसमें कहा गया कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जो है उसको वरीयता दी जाए अथवा नहीं, इसका वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद है 133, इसमें उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, अपीलीय अधिकारिता है, उसका वर्णन हम देखते हैं। दांडिक विषय यानी दंड योग्य विषय जो होते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता है उसका वर्णन हम 134 यानी 134 में देखते हैं। और 134 क जो है यानी 134A, इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो प्रमाण पत्र इत्यादि का वर्णन है वो सब किया गया है। 135 या 135, यहाँ देखिए, ये जो अनुच्छेद है इसमें विद्यमान विधि के अधीन, जो मौजूदा कानून है उसके अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और साथ में शक्तियों का जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रयोक्तव्य होता है उसका वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर 136, तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। यहाँ जो शब्द है हो सकता है इसमें से अधिकतर आपके समझ में ना आए, अगर आप नया पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ा है तो आप बेशक जानते भी होंगे, और यहाँ देखने वाले ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो कमोबेश इन अनुच्छेदों को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो विस्तृत वर्णन है वो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ तालिकाबद्ध तरीके से ही देखेंगे। तो 137 को देखते हैं। यहाँ देखें, निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय की निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त से संबंधित जो अनुच्छेद है वो यहाँ पर दिखता है। और अधिकारिता में वृद्धि भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसका वर्णन आपको मिलेगा 138 में। जबकि 139 यानी 139वां अनुच्छेद जो है, इसमें कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना वर्णित है। कुछ रिट जारी करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है और वो उसको दी गई हैं, तो इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है 139 में से। 139 क या 139A, इसमें कुछ मामलों के अंतरण की बात है, और हाँ, ये अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है, ये हमारे चैनल का नाम है, कंपनी का नाम। इसके बाद देखें 140वां, ठीक है, 140 उच्चतम न्यायालय की जो अनुषंगिक शक्तियाँ होती हैं। अनुषंगिक का मतलब ये होता है ना कि एक बड़ी पावर है, अब उसी के अधीन छोटी छोटी शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, तो वो हो जाती हैं अनुषंगिक। तो अनुषंगिक शक्तियों का ब्यौरा हमें प्राप्त होता है 140वें में। जैसे मान लीजिए कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, उसको देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तैयारी करते हैं, एक मजबूत तैयारी करते हैं, और उसी तैयारी से आपके स्टेट पीसीएस भी क्लियर होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये अनुषंगिक कार्य हो जाएगा। यानी आप एक बड़ा काम कर रहे थे और आप छोटे जो कार्य हैं उनके लिए प्रयास भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ जाके एग्ज़ाम दे दिया और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ये काम जो है ये अनुषंगिक हो जाएगा, मतलब किसी बड़े काम को करने की एवज में ये भी हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की अनुषंगिक शक्तियाँ हैं उनका ब्यौरा प्राप्त होता है। इसके बाद है 141। तो 141 जो है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि तथा सभी, यहाँ देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबका बाप है, मतलब जितने भी कोर्ट है सबका, तो ऐसे में उसके द्वारा जो घोषित कानून होता है वो सभी पर लागू होता है, हावी होता है। इसके बाद देख रहे हैं आप 142 को, तो उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन तथा प्रकटीकरण इत्यादि के बारे में जो आदेश इत्यादि हैं उनका वर्णन हम इसमें देखते हैं। 143
इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कोई वैधानिक मामला है, कानूनी मामला है, तो उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, वहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं उनसे परामर्श कर सकता है। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं, मतलब उससे संबंधित जो प्रावधान है वो 143वें अनुच्छेद में दिखाई देते हैं। सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ये 144वें अनुच्छेद में है। और 144वें अनुच्छेद के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि क, मतलब 144 क, तो इसमें क्या है, नियमों की वैधानिक वैधता के संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन ये निरस्त हो चुका है। तो जो निरस्त है, अगर आप चाहें तो उन्हें सिर्फ ऐसे ही देखकर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है 145। तो 145वां अनुच्छेद जो है ये न्यायालय के नियम आदि के बारे में आपको बताएगा। और 146वें में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक, साथ में जो खर्चा पानी है, ऐसे तो कोई संस्था चलेगी नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो व्यय इत्यादि का जो ब्यौरा है वो इसमें दिखाई देता है। और अंत में है निर्वचन। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है वो शांत होता है। अब यहाँ से हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, 148 से लेकर 151। इसमें सबसे पहले तो जो 148वां आर्टिकल है उसमें आपको ये बताया गया कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान इसमें किया गया है। और 149वां अनुच्छेद यहाँ पे है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इसके कर्तव्य और शक्तियाँ, मतलब पहली चीज़ तो इसका क्या कर्तव्य है, इसकी क्या ड्यूटी है, और इसके पास कौन कौन सी पावर उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए दी गई हैं। तो इसका वर्णन प्राप्त होता है 149वें आर्टिकल से। इसके बाद है 150वां, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, इससे हमें पता चलता है। साथ में संपरीक्षा प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त होती है 151 से। यहाँ कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, जैसे कि बताया गया कि संविधान का जो अनुच्छेद है 149, यहाँ आप देख रहे हैं 149, संसद को केंद्र और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या फिर निकाय के खातों के संबंध में कैग जो होता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके कर्तव्यों और शक्तियों के निर्धारित करने का अधिकार, ठीक है, यहाँ संसद के पास। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो संसद ने कैग और कैग की जो शक्तियाँ हैं, मतलब उसके कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवा के लिए जो शर्तें होती हैं, उन सब के लिए अधिनियम एक बना दिया। संसद के पास जब कोई भी अधिकार आता है तो वो तुरंत उसका इस्तेमाल करती है और अधिनियम बनाती है, ताकि कोई उससे भाग ना पाए। तो यहाँ भी वही बात है, ये अधिनियम है 1971 का, और इस अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया था। केंद्र सरकार ही संशोधित करेगी, तो लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए इसको संशोधित किया गया था। तो ये एक छोटी सी जानकारी है आर्टिकल नंबर 149 के बारे में। और इससे हमें पता चलता है कि जो कैग है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी का नियंत्रण नहीं है, वो निरंकुश नहीं है, यहाँ संसद उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो ये सब जानकारियाँ हैं। और हाँ, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो फ्री वाले वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, अब राज्यपाल को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को तो हमने पीछे देखा ही था। तो राज्यपाल की जहाँ तक बात है तो परिभाषा इनकी मिलेगी आपको 152 में, यानी 152वें अनुच्छेद में। और राज्यों में राज्यपाल होंगे तो इनका जो प्रावधान इत्यादि है वो 153 में है। और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रावधान हमें दिखाई देता है 154 यानी 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर और कैसे होगी उसको 155वें में आप देखेंगे। और 156वें में उसके पद की अवधि कितनी होगी, कितने समय तक वो काम संभालेगा, वो दिया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति तो राज्यपाल बन नहीं सकता है, इसकी नियुक्ति के लिए कुछ न कुछ अर्हता होनी चाहिए, पद अर्हता होनी चाहिए। अर्हता मतलब क्या, योग्यता। तो यहाँ वो योग्यताओं का वर्णन किया गया है 157 में। साथ में पद के लिए शर्तें होती हैं, तो यहाँ 158 में उसका भी वर्णन है। 159 जो है इसमें राज्यपाल अगर शपथ लेता है तो क्या लेता है, कैसी लेता है, उन सब का ब्यौरा आपको प्राप्त होता है। और अंत में 160वां है जिसमें कि राज्यपाल के कुछ आकस्मिक कृत्य होते हैं, मतलब आकस्मिक स्थिति, जो इमरजेंसी की स्थिति होती है उसमें उसके पास कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उनका वो निर्वहन कैसे करेगा उसका दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें राज्यपाल को आप देख रहे थे। और भी इसमें अनुच्छेद हैं, तो 161 है और 162 है। देखिए, जैसे पीछे आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा था तो वहाँ क्षमादान की शक्तियाँ उनके पास थी, वो दंड को छोटा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, ये सब उनके पास पावर होती है। वैसी ही कुछ पावर राज्यपाल के पास भी होती है, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये राष्ट्रपति का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्टेट में प्रतिनिधि होता है उसका। तो यहाँ आप देख रहे हैं 161वां, इसमें क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश का जो निलंबन है, परिहार है, लघुकरण है, इसकी राज्यपाल की शक्ति यहाँ पर वर्णित है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये है आर्टिकल 162। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार ये राज्यपाल के पास होता है या नहीं, बताइएगा। आपने देखा कि ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है प्रदेश में, और इस हैसियत से इसके पास ये अधिकार होता है या नहीं होता है,
वो दंड को छोटा कर सकता है और निलंबित कर सकता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन क्या वो दंड को माफ़ कर सकता है, विशेष तौर पे मृत्युदंड? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ये आपके लिए है। अब यहाँ से हम राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो 163वें नंबर का जो अनुच्छेद है वो आपको बताता है, यहाँ पर देखिएगा, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद थी, कैबिनेट थी, उसके द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती थी, ठीक वैसे ही। इसके बाद है 164वां, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यहाँ से दिखाई देते हैं। और राज्य का जो महाधिवक्ता है उसका प्रावधान आप देखते हैं यहाँ पर 165, ठीक है। और 166 यानी 166, इसमें राज्य की सरकार का जो कार्य संचालन है वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इसके बाद 167 है, राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जैसे पीछे हमने देखा था ना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कि वो राष्ट्रपति को सूचित करे, तो वैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को सूचित करे। अब यहाँ से फिर मामला बदलता है और हम राज्य के मंडल की चर्चा करेंगे, चूंकि हमने राज्यपाल की चर्चा कर ली है। तो ऐसी स्थिति में हमें जानना होगा कि राज्य का विधानमंडल कैसे काम करता है। लेकिन यह जो चर्चा है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें इतना ही, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, इन्हें आराम से देखिए और अपना रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।